वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे 7th क्लास का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा। इसमें हम इस पूरे बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस पूरी बुक में लगभग 1000 साल का इतिहास पढ़ने वाले हैं, करीब करीब 1000 वर्ष का। ये मान लीजिए कि लगभग 700 से लेकर 1750 तक आप मान सकते हैं। तो करीब करीब जो है आपके 1000 साल का इतिहास हमने इस बुक के द्वारा पढ़ना है। इससे पीछे आप पढ़ चुके हैं 700 के साल से पहले की जो बातें आपने पढ़ी, जिसमें आपने शायद पढ़ा होगा, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, सम्राट हर्षवर्धन। आपने गुप्त वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इस प्रकार के कुछ राजाओं के बारे में आप पहले से परिचित हैं। लेकिन ये जो समय है जिसको आप कहते हैं मध्यकाल, इसको भारत के समय इतिहास में मध्यकाल भी कहा गया है, मिडिवल टाइम्स। तो ये बुक जो आपकी है ये मिडिवल टाइम्स के ऊपर रहने वाली है। हालांकि नाम है हमारे अतीत, लेकिन इसमें जो है इस अतीत में हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं, हम इसमें हमारा जो मध्यकाल का एक पोर्शन है वो करने वाले हैं। और ये जो समय है 700 के साल से लेकर अगले लगभग 1000 वर्षों तक, इसमें एक मुख्य चीज आप देखने वाले हैं, यहां पर राजपूत राज्यों का उदय होगा, राजपूत राज्य। उसके अलावा जो है आप कुछ मुस्लिम में कुछ राजवंशों को देखेंगे। उसके साथ साथ जो है इसके बीच में आप कई अन्य छोटे छोटे राज्यों को देखेंगे, कई अन्य छोटे छोटे साम्राज्य। तो चलो हमारी जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं कि चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, कि 1000 वर्षों के दौरान जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उसको एक बार जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन इस समय होते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कि टेक ए लुक एट मैप्स 1 and 2। अभी आपके सामने दो मानचित्र दिखाए जाएंगे, दो मैप। मैप 1 वॉज मेड इन, ये समय है 1154, 1154। तो इस समय जो है एक मैप बनाया गया बाय द अरब ज्योग्राफर अल इदरिसी। तो उनका नाम है अल इदरिसी और ये थे जियोग्राफर, जो ज्योग्राफी की नॉलेज देता हो, जो ज्योग्राफी की जानकारी ढूंढता हो, वे होते हैं ज्योग्राफर। जिस तरह हिस्ट्री के जानकार होते हैं हिस्टोरियंस, उसी प्रकार जो है। लेकिन बात यह कि इनका ज्योग्राफर का जिक्र हिस्ट्री में क्यों है, क्योंकि ज्योग्राफर ही क्या करते हैं, वो मैप भी तैयार करते हैं। और मैप हिस्ट्री को पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग माध्यम होता है। तो अल इदरिसी के द्वारा एक मैप बनाया गया, मैप 1, एंड द सेक्शन reproduced here is detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। उन्होंने पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया था, लेकिन इस सेक्शन में जो है बस हम देखने वाले हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का जो एक नक्शा है, मैप, उसको हम देखने वाले हैं। मैप 2 was made in the 1720s by a French cartographer। कार्टोग्राफर बच्चे उस व्यक्ति को बोलते हैं जो मैप बनाता हो। मैप, मानचित्र बनाना, मैप को जो बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, मैप नंबर 2 इनके द्वारा बनाया गया। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। देखो, दोनों ही भारत के बारे में बताने वाले हैं। दोनों ही मैप में जिक्र होने वाला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। अंतर इस बात का भी है, एक जो मैप है और दूसरा मैप, इनमें करीब करीब 600 वर्षों का अंतर है। तो इन 600 वर्षों के दौरान बहुत कुछ परिवर्तन आए होंगे, बहुत कुछ नॉलेज वगैरह बढ़ी होगी। इन 600 वर्षों के दौरान बहुत सारे आविष्कार भी हुए होंगे। तो उनका जो है आपको यहां पर असर साफ साफ दिखाई देगा। एक बार आपको पहले मैप दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मैप है मैप 1, ए सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द ज्योग्राफर अल इदरिसी इन द 12th century शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। इस मैप में आप देखिए, हालांकि आपको लगेगा नहीं भारत का मैप है, लेकिन है भारत का मैप ये। तो इन्होंने जब मैप बनाया, अल इदरिसी ने, इन्होंने इस मैप को उल्टे तरीके से बनाया है।
नॉर्मली आप भारत के मैप को इस प्रकार देखते हैं। जब भी आपके सामने भारत का मैप खुलता है आपकी बुक में कहीं पर भी, तो आपको जो है भारत का मैप इस प्रकार लगभग इस तरह दिखता है। इसमें आपको तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये जो समुद्र के आसपास के इलाके वो आपको नीचे दिखते हैं। श्रीलंका आपको यहां दिखाई देता है, और आपको दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर वो आपको ऊपर दिखते हैं, जो लैंड एरिया है। तो आजकल नॉर्मली जो मैप बनता है वो इस तरह बनता है। लेकिन जो ये मैप नंबर फर्स्ट है जो बनाया गया अल इदरसी के द्वारा, इसमें इसको उल्टा किया गया है। इसमें जहां पर इसको नॉर्थ वाला पार्ट होना चाहिए, इसमें हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर होने चाहिए, वो तो है नीचे की तरफ। और जिस तमिलनाडु को, केरल को नीचे होना चाहिए वो दिखा रखा ऊपर, और श्रीलंका भी ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों मैप देखो उल्टे बनाए हुए हैं। ये मैप जो है इस वाले मैप का अपोजिट है, जबकि आजकल हम ये वाला मैप इस्तेमाल करते हैं। और दोनों में जो जानकारी दी हुई है उस जानकारी में भी बड़ा अंतर है। चलो इसको देखते हैं, इनका अर्थ क्या रहता है। देखिए, इन अल इदरसी मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। तो अल इदरसी वाले मैप में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जहां पर साउथ इंडिया को होना चाहिए वहां पर तो नॉर्थ इंडिया है, और जहां पर नॉर्थ इंडिया को होना चाहिए वहां पर साउथ इंडिया है। प्लेस नेम्स एंड मार्क इन अरेबिक एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। हालांकि उसको लिखा इस प्रकार गया है, स्पेलिंग कुछ अलग बनती है, लेकिन कन्नौज ठीक, लेकिन है उसके अंदर। आप मैप नंबर 1 में जब देखते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है कि कुछ जो उनके नाम है, हालांकि वो अरबिक लैंग्वेज में है, अरबी भाषा में है। शायद हमें और आपको अभी पढ़ने में नहीं आए होंगे, लेकिन वो अरबिक लैंग्वेज है। पर उसमें कुछ ऐसे जाने पहचाने नाम यूज हुए हैं जिनको हम आज जानते पहचानते हैं। एग्जाम्पल कन्नौज, मतलब आप उत्तर प्रदेश मान लीजिए। मैप नंबर 2 में हमने क्या देखते हैं, यहां पर was made nearly 600 years after मैप 1। जो मैप 2 है वो पहले वाले मैप के करीब 600 साल के बाद बनाया गया। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज्ड कंसिडरेबली। इन 600 वर्षों में इस भारतीय उपमहाद्वीप पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी बहुत कुछ चेंज हो चुकी थी। बच्चों 600 वर्षों में तो बहुत कुछ बदलता है, इतने सारे परिवर्तन होते हैं, ऐसे कुछ नए नए इन्वेंशन भी हो जाते हैं जिससे कि किसी स्थान की जानकारी को प्राप्त करना बड़ा आसान रहता है। तो जिस समय वो अरेबिक लैंग्वेज में जो मैप जो बनाया गया अल इदरसी के द्वारा 12th सेंचुरी में, उस समय यहां की नॉलेज इतनी नहीं थी। लेकिन जब ये बनाया गया इसमें फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, वहां पर जो है 600 साल का अंतर आ चुका है, तो नॉलेज भी काफी बढ़ चुकी होगी। दिस मैप यानी सेकंड वाला मैप, दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। और कमाल की बात यह है, दूसरा जो मैप है वो लगता है जिस तरह आज की तरह हो, पर उसमें गजब वाली बात क्या है, हैरानी वाली बात यह कि इसमें जो कोस्टल एरियाज हैं, तटीय इलाके, समुद्र के लगने वाले भाग, उनकी जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल्स में है। बहुत सारे स्थानों का जिक्र आता। देखो आप एक बार फिर से देखिए इस मैप को, इसमें नहीं, यहां पर देखो, ये देखो, ये है कोस्टल एरियाज। शायद आपकी जो बुक वहां पर कुछ साफ दिखाई देगा ये, तो अपनी बुक में एक बार इस पर ध्यान दीजिए। कितने सारे कोस्टल देखो इलाके, कितने उसका डिटेल में दिया हुआ, अंदर देखो कितनी भरमार है। तो पहले वाला जो मैप है उस मैप में कोस्टल इलाकों की जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में कितनी है। तो इससे साबित होता है कि इस समय तक जब ये दूसरे वाला मैप बनाया गया 18th सेंचुरी में, तब तक जो है भारत के जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय इलाके, उनकी जानकारी काफी ज्यादा हो चुकी थी। और ये इस बात को भी साबित करता है कि इसको अगर फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है और इसमें जो भारत के कोस्टल इलाके हैं वो डिटेल्स में दिए हुए हैं, तो इसका अर्थ आप ये समझ सकते हैं कि फ्रांस वालों को भारत के जो तटीय इलाके हैं, समुद्री इलाके, उनकी जानकारी काफी अच्छी थी।
दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयेजेस। तो इस मैप का इस्तेमाल जो है यूरोप के जो नाविक थे, यूरोप के सेलर से, और यूरोप के जो व्यापारी, उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान किया है कि कहां पर क्या मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यूरोपियन जो है मोस्टली वे भारत के तटीय इलाकों तक शुरुआत में थे। उनको शुरुआत में जानकारी भारत के तटीय इलाकों की थी। इस कारण आप देखते हैं कि इनका जिक्र यहां पर काफी डिटेल्स में है। और अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2। अपनी बुक में मैप 2 को आप जो है ओपन कीजिए और वहां पर भारत के जो अंदरूनी हिस्से हैं, इंटीरियर पार्ट्स, उसको आपने कुछ ध्यान से देखना। देखो ये हैं, इसको बोलते हैं भारत का इंटीरियर। तो आप इसको देखिए अपनी किताब में, कुछ वहां पर साफ दिखाई देगा। दे आर डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट। क्या यहां पर आपको इनकी जानकारी डिटेल के अंदर मिलती है जितने की कोस्टल इलाके की थी? तो इस मैप में कोस्टल इलाकों की जो जानकारी है, जितने विस्तार से बताई गई है, क्या उतने ही विस्तार से इनलैंड वाली बताई गई है? एक तो आपने इसको मैच करना है। उसके अलावा फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन। आपने गंगा का देखना है यहां पर। गंगा के आप रास्ते को पहचानिए, गंगा किन किन रास्तों से कहां कहां गुजर रही है, और तब मैच कीजिए क्या सही है ये। इस मैप में जो गंगा की जो लोकेशन दिखाई गई है, गंगा का जो कोर्स दिखाया गया है, क्या वो सही है? उसके बाद व्हाई डू यू थिंक देयर इज ए डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज इन दिस मैप। और क्या आपको ऐसा लगता है कि कोस्टल एरियाज और इनलैंड एरियाज, इन दोनों के स्थानों की एक्यूरेसी में अंतर है, डिटेल्स में अंतर है? क्या आपको ऐसा लगता है? तो एक बार इसका जो है आंसर ले लेते हैं। तो अपने बुक में जो है आप इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है फिर आगे इसे मैच कीजिए बड़ी ईमानदारी के साथ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें देख लिया होगा पूरी ईमानदारी के साथ। नहीं देखा तो फिर देख लो। देखो पहले पॉइंट इसमें उत्तर को लेते हैं। नो, द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2 आर नॉट एज डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट। बिल्कुल फैक्ट है। हमने देखा, हमने क्या देखा कि उसके जो इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, समुद्र के इलाके हैं, और जो अंदरूनी भाग हैं, दोनों की डिटेल्स में काफी अंतर है। जो तटीय इलाके थे समुद्र वाले, उनकी जानकारी कुछ ज्यादा है, वहां पर आपने कई सारे नाम दिखते हैं, जबकि अंदर वालों में आपको कम नाम दिखते हैं, की जानकारी कम दिखती है। द यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट हु यूज दिस मैप did not go to the inland places of the subcontinent as much as they interacted with the coastal areas। अब इसमें आपको क्या लगा? देखो क्यों ऐसा है। इसके पीछे कारण यह है कि यूरोपियंस को जो मुख्य जो व्यापार था, ट्रेड, वो चलता था भारत के बंदरगाहों के द्वारा, जो भारत के पोर्ट सिटी थे। एग्जाम्पल कलकत्ता, बॉम्बे, हुगली, मुसलीपट्टनम, कोचीन, इस प्रकार के इलाके। तो इसलिए उनको जानकारी जो थी वो भारत के कोस्टल एरियाज की थी। इंटीरियर पार्ट्स में वो इतना नहीं जा पाए, तो इसलिए वहां की नॉलेज कम है और वहां की नॉलेज में एक्यूरेसी भी कम है। जबकि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर एक्यूरेसी उनकी अच्छी खासी है। देयरफॉर द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी ऑफ कोस्टल एरियाज इज बेटर देन द इनलैंड एरियाज ऑन द मैप। तो जब आपने गंगा के कोर्स को देखा तो वहां से आपको समझ में आया होगा कि इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। उस गंगा के रास्ते को कहीं कहीं से घुमाया गया है, जो कि एक्चुअली में वहां से नहीं गुजरती। तो इसका मतलब है कि उनको अंदर की जानकारी कम थी, और अंदर की जानकारी कम थी इसका मतलब है कि उनका अंदर इंटरेस्ट भी कम था शुरुआत में। तो जिस समय का ये मैप है तब तक यूरोपियंस भारत के इंटरनल पार्ट्स तक नहीं आए थे, तो इस कारण उनकी जानकारी भी आधी अधूरी थी।
अब उससे आगे देखिए, एक्टिविटी हमारी पूरी हो चुकी है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स। अब इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप दोनों मैप को देखते हैं तो दोनों मैप जब कंपैरिजन करते हैं तो दोनों मैप्स में कुछ अंतर दिखता है। वो अंतर क्या दिखता है कि दोनों समय, जिस समय ये मैप बने, एक मैप जो बना है वो 12th सेंचुरी का है, मैप नंबर 2 जो है वो 18th सेंचुरी का है। तो इन दोनों समय में जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है, मैप बनाने का जो विज्ञान है, साइंस तकनीक, उसमें काफी अंतर था। दोनों को हमने देखना, दोनों अलग अलग हैं। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. जब इतिहासकार क्या करते हैं, जब किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, जब किसी मैप को देखकर समझते हैं, जब किसी लिखी हुई बात को पढ़ते हैं जो कि पुराने जमाने की, अतीत की बातें हैं, तो उनको जो है इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जिस समय वो लिखी गई उस समय इसके बारे में आम सोच क्या थी, कि जिस समय वो लिखी गई उसका बैकग्राउंड क्या है, किस केस में वो इस बात को कह सकता है। क्योंकि समय के साथ क्या होता है, शब्दों में अंतर आता है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में अंतर आता है। किसी शब्द का अर्थ उस समय क्या पता कुछ हो और इस समय क्या पता कुछ और निकल जाए। उस समय तो वो कहते हो, कहीं लिखा मिल जाए कि हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी है या हिंदुस्तान की हवा, हिंदुस्तान की जलवायु, क्लाइमेट बहुत अच्छी थी, और आज अगर आप सोचें कि उस व्यक्ति ने 800 साल पहले हिंदुस्तान की क्लाइमेट बड़ी अच्छी बताई है, तो आप क्या मानेंगे कि इस भारत की क्लाइमेट बहुत अच्छी थी, जबकि हिंदुस्तान का मतलब उस समय क्या पता कुछ और था और आज हिंदुस्तान का मतलब हम भारत मान लेते हैं। तो यही समस्या होती है। इतिहास को जब इतिहासकार समझता है, जब वो अलग अलग बुक्स को पढ़ता है, अलग मैप्स को देखता है, अलग लिखी हुई बातों को फिर पढ़ता है, तो उसको समस्या रहती है कि हर जगह पर उसके वर्ड्स में अंतर आ सकता है। तो इन बातों का ध्यान हिस्टोरियंस को रखना पड़ता है कि जिस समय वो बातें कही गई होंगी उस समय उस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या रहा होगा। ठीक है, तो यही इतिहास की एक समस्या भी रहती है, क्योंकि नए और पुराने को जो शब्द होते हैं वे भी चेंज होते रहते हैं। पुराने शब्द जो हैं उनकी रचना नए प्रकार से होती है। टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब होता है कि शब्द की रचना, शब्द का विज्ञान। आप समझिए कि वर्ड, कि किस प्रकार वर्ड्स बनते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं आप टर्मिनोलॉजी। इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम। देखो, समय के साथ साथ क्या होता है कि जिस समय जो बात कही गई है, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन जिस समय वो तैयार हुई, समय के साथ वो बदलती रहती है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, उसकी भाषा बदल सकती है, उसका अर्थ बदल सकता है। क्या पता जिस समय बात कही गई हो उस समय किस भाषा में कही गई और उस समय की भाषा में उसका पता नहीं क्या अर्थ निकलता हो, और आज उसी वर्ड का अर्थ पता नहीं क्या लगा लें। एग्जाम्पल फिर वही बात आ गई हिंदुस्तान की। उस जमाने में तो हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था और आज हिंदुस्तान का मतलब कुछ और है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, जिनके द्वारा इतिहास तैयार होता है, जिन बातों को पढ़कर आप एक इतिहास को निकालते कि हाँ ये बात रखने लायक है, जो पढ़ रहे हैं, तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो होते हैं ये कई तरह की भाषाओं में लिखे जाते हैं। पता नहीं किस किस लैंग्वेज में लोग अपने बारे में लिखते हैं, इतिहास को देखते उसको लिख दिया। और ये जो लैंग्वेज हैं ये भी समय के साथ बदलती रहती हैं। आप जिस हिंदी भाषा में हम बात कर रहे हैं, आज हिंदी भाषा के कई शब्दों के अर्थ बदल चुके हैं। पहले इसके अर्थ कुछ और होते थे, और बल्कि आज तो कई नए शब्द भी आ चुके हैं हिंदी में,
जो उस समय नहीं थी। ये सेम कहानी हर लैंग्वेज की रहती है, फिर चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, कोई और भाषा है। तो समय के साथ भाषाएं बदलती रहती हैं। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। तो मध्यकाल की जो फारसी भाषा थी, मिडिवल टाइम की जो फारसी भाषा थी, वर्तमान की फारसी भाषा से अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। भाषा में जो अंतर आता है वो न सिर्फ ग्रामर में आता है, न सिर्फ उसकी वोकेबलरी में आता है। शब्द भी नए नए आते रहते हैं, शब्द पुराने हटते रहते हैं, नए आ जाते हैं, और इसके साथ साथ में शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। तब पता नहीं किस शब्द का अर्थ क्या हो, आज पता नहीं इसका अर्थ क्या निकल जाए। उसके अलावा ग्रामर भी बदलती रहती है उन शब्दों की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। आप सभी अपनी अपनी क्लास में ढूंढो या स्कूल में देखो कि किसी लड़की का नाम जिसका नाम रितु हो, ढूंढो ऐसी कोई लड़की जिसका नाम रितु हो, या फिर कोई लड़का हो जिसका नाम हो ऋतुराज। रितु, ठीक है। तो पहले क्या था, अगर आजकल वो अपना नाम हिंदी में लिखती होगी तो वो ऐसे लिख सकती है, क्या पता वो ऐसे भी लिख दे रितु, ठीक है। लेकिन अगर पहले की भाषा में इसको लिखना चाहें, आज से कुछ साल पहले, तो तब रितु कैसे लिखते होंगे? तब वो नाम ऐसे लिखती होगी रितु, क्योंकि उस समय जो री था ना, री वो ये था। जब आप बोलते ना ऋषि, तो ऋषि में जो री आता वो ये है। तो टेक्निकली रितु नाम ये होना चाहिए अगर पुराने जमाने के साथ बात करें तो, उस समय के हिसाब से। लेकिन अब जो है इसको छोड़कर लोगों ने ये अपना लिया है, तो ग्रामर तो होगी चेंज, बदला ना। देखो रितु नाम कैसे चेंज हुआ, तो सेम कहानी बनेगी ऋतुराज की। तो ऋतुराज भी इसी प्रकार लिखता होगा नाम। अगर कोई होगा लड़का कोई ऋतुराज, वो इस प्रकार लिख सकता है ऋतुराज, ये नाम लिखा जाएगा इस तरह, ठीक है। बदल गया इसका, देखो इसका पूरा पैटर्न हो गया चेंज। तो समय के साथ साथ जो है इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। ये तो मैंने अभी, आप छोटे हो तो इसलिए आपके समझाने के लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो समय के साथ बदल चुके हैं। एक चलो और ले लो, बड़ा आसान सा, फिर ये मेरी बात आप समझ पाओगे। अब देखो, इसको बोल के देखो, क्या बोलोगे इसको? चलो मान लिया आप इसको नहीं जानते, कोई बात नहीं, ये तो जानती होगी। ये क्या है, कैसे बोलोगे इसको? आप दोनों शब्दों को जानते हो। इसको आपने क्या बोला है? यज्ञ। और इसको आपने क्या बोला? ज्ञानी। हम कहते हैं ना ज्ञानी पुरुष है, पर देखा जाए तो ये गे थोड़ी है, ये है जय, यज्ञ। प्रॉपर देखा जाए ना हिंदी के हिसाब से, तो ये क्या होना चाहिए? यज्ञ। और ये क्या होगा? ज्ञानी। ज्ञानी, जय और ये ज्ञानी, और ये क्या है? यज्ञ। पर हम बोलते क्या है? यज्ञ, और इसको बोलते ज्ञानी। देखो है तो सेम, अक्षर तो वही है जो पहले होते थे, लेकिन इस शब्द का उच्चारण बदल चुका है। अगर कोई ये बोलेगा, ज्ञानी बोलेगा, और किसी व्यक्ति ने इसको बहुत पहले से ज्ञानी पढ़ा हो, वो तो हो गया कंफ्यूज कि भाई पता नहीं ज्ञानी क्या आ गया, कि ज्ञानी तो पढ़ के आया था मैं। और कोई पढ़ता हो ज्ञानी और उसको मैं बोलूं कि ज्ञानी, ज्ञानी, तो वो इसका मीनिंग कुछ और निकाल लेगा कि ज्ञानी पता नहीं क्या चीज है, शायद जानी कहना चाह रहा हूं, जानी दुश्मन, जानी दोस्त, लेकिन नहीं, ज्ञानी। तो इसलिए बात यह है कि इतिहास में जो वोकैबुलरी बदलती है उसके अर्थ भी बदलते हैं और ग्रामर भी बदलती है। तो ये समस्याएं रहती हैं इतिहास को लिखने में, और इसी का जिक्र यहां पर है कि इसलिए इतिहास का क्या करते हैं, बहुत तरह की बातें पढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक शब्द जो है वो आपके सामने है। देखिए, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। आप इस हिंदुस्तान शब्द को ले लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। अगर आज कोई आपको बोले कि हिंदुस्तान, तो हमें क्या लगता है कि भारत की बात चल रही है, इंडिया की?
जो अभी एक राष्ट्र बन चुका है, उसकी बात चल रही है। When the term was used in the 13th century by Minhaj Shiraz, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. जिस समय मिनहाज उस शिराज ने 13th सेंचुरी में इस शब्द का यूज किया, और ये कौन थे? ये थे इतिहासकार। जो क्रॉनिकल को लिखता हो उसको बोलते क्रॉनिकलर। क्रॉनिकल क्या होता है? घटनाओं को सीक्वेंस में लगाना, जिस समय हुई उसी के सीक्वेंस में लगाना। जैसे मान लिया ये हैं घटनाएं, ये मैंने कुछ इंपोर्टेंट जो घटनाएं हैं वो आपके सामने रखी हैं। अब आपको कोई बोले कि इनको लगाओ क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में, तो कैसे लगाओगे? जो पहले घटी उसको पहले रख दो। पहले आप इस प्रकार लगा सकते हैं, 1556 को पहले रखोगे क्योंकि क्रॉनिकल में पहले ही आता है, फिर 1922 आएगा, फिर 47 को रखेंगे और फिर आप 2022 को रखेंगे। तो ये हो गया क्रॉनिकल ऑर्डर। तो क्रॉनिकल क्या होता? जो घटनाओं को सीक्वेंस में इस प्रकार देखते हैं। तो ये इसी प्रकार से इतिहास को लिखते थे, उसको बोलते क्रॉनिकलर। मिनहाज उस शिराज 13th सेंचुरी में ये थे। जब इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया तो इनकी नजर में हिंदुस्तान क्या था? ये थे पर्शियन, ठीक है। इनकी नजर में हिंदुस्तान का अर्थ क्या था? पंजाब, हरियाणा और साथ में गंगा और यमुना के बीच के हिस्से। तो इतने ही भाग को हिंदुस्तान बोलते थे। और आज हम हिंदुस्तान अगर पढ़ लें, हमें लगता कि पूरे देश की बात चल रही है। तो इसलिए जो है शब्दों के अर्थ बदलते हैं। He used the term in a political sense, ध्यान रखना, he used the term in the political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultanate। जब उसने ये हिंदुस्तान शब्द का यूज किया तो उसका मतलब था दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत सुल्तानों के अंडर में जो था उसको सल्तनत कहते थे। द एरियाज included in this term shifted with the extent of the सल्तनत। जब सल्तनत का विस्तार होता गया, देखो ऐसा तो है नहीं कि सुल्तान एक ही जगह पे राज करते थे। कई सुल्तानों ने अपना साम्राज्य बढ़ाया, अपने किंगडम का एम्पायर किया, यानी अपनी सल्तनत को दूर तक फैलाया। तो जब उनकी सल्तनत बढ़ती गई तब भी इसका नाम वही रहा, ठीक है। एंड द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथर्न इंडिया। तो इस हिंदुस्तान में कभी भी साउथ इंडिया के हिस्से काउंट नहीं हुए। तो हिंदुस्तान का मतलब जब भी रहा है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ जो है हरियाणा, पंजाब और गंगा यमुना के आसपास, उसके आसपास के इलाके, वे हिंदुस्तान इसकी नजर में थे। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत। जिन एरिया का जिक्र उसने किया था वे एरियाज बढ़ते गए, भले ही बढ़ते गए, पर उसमें कभी भी साउथ इंडिया हिंदुस्तान में काउंट नहीं था। तो उस जमाने के हिसाब से हिंदुस्तान में साउथ इंडिया नहीं आता, पर आज तो पूरा इंडिया आता है। तो इसलिए क्या है कि इन शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। और शब्दों के अर्थ और कैसे बदलते रहते हैं, इनका और अर्थ क्या होता है, उसके अलावा हिस्ट्री में थोड़ी सी और कौन कौन सी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो हम करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नमस्कार।